जब दूसरे लोग ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तो उन्हें शुरुआत में ही भगवान जैसा ठाठ मिलता है, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं एक छोटा सा कम उम्र वाला मजदूर चीटा बन गया। जब सबको लगा कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तभी मैंने सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने सिर्फ अपने आसपास के छोटे जीवों का सामना ही नहीं किया, बल्कि एक 5 मीटर लंबे साबर टूथ टाइगर जैसी खतरनाक क्रीचर को भी चैलेंज कर दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि मैं अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा कदम उठा रहा हूँ। उन्हें लगा कि ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन जिस बात का किसी को अंदाजा नहीं था वो ये थी कि हर कठिन बैटल के बाद मैं बहुत तेजी से इवॉल्व हो सकता था। इसी लगातार स्ट्रगल ने मेरे अंदर छिपे एवोल्यूशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जितना रोमांचक था, सिचुएशन उतनी ही खराब थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे थे। लाल रंग में चमकता हुआ वो काउंटडाउन मेरी धड़कने बढ़ा रहा था। होस्ट जोंगयोंग, स्पीशीज वर्कर आंट, स्ट्रेंथ 0, कॉन्स्टिट्यूशन 0, एजिलिटी 0, मेंटल पावर 0, टैलेंट बेसिक हरक्यूलियन स्ट्रेंथ, बेसिक स्टोरेज स्पेस 30 एम्प्टी स्लॉट्स, एवोल्यूशन पॉइंट्स 0, लाइफ स्पैन रिमेनिंग 2 आवर्स 58 मिनट्स, नोट वीक लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लोडिंग, बिगिनर टिप। होस्ट ने सफलतापूर्वक एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। भविष्य में होस्ट अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच सकता है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इस छोटी सी चींटी की बॉडी के साथ मैं आखिर क्या कर सकता हूँ? अभी तो शायद मैं किसी छोटे पक्षी से भी नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो 3 घंटे बाद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। सिस्टम, आखिर ये सब क्या है? मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैं चींटियों की सुरंग के बीचों बीच रुक गया। आसपास हजारों वर्कर आंट्स लगातार काम में लगी हुई थीं, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस काउंटडाउन पर था। तभी अचानक मेरे सामने एक नया नोटिफिकेशन उभरा। मिशन ट्रिगर, फर्स्ट हंट रिक्वायरमेंट, डिफीट एनी लिविंग क्रीचर, रिवॉर्ड अननोन। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत पूछा, मेरा बिगिनर रिवॉर्ड कहाँ है? मैं इस बॉडी के साथ किसी का सामना कैसे करूं? लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी मेरे पास न प्रॉपर हथियार हैं और न ही इंसानों जैसी बॉडी। मैं सिर्फ एक वर्कर आंट हूँ। मेरी इकलौती उम्मीद वो बेसिक हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट था, जो मेरी फिजिकल पावर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता था। कुछ नहीं से तो बेहतर ही था। अब सवाल था, टारगेट कौन बनेगा? मैंने आसपास देखा, हर तरफ काली वर्कर आंट्स की भीड़ घूम रही थी। सर्वाइवल के लिए मुझे कोई फैसला लेना ही था। आखिरकार मैंने अपने सबसे करीब मौजूद एक वर्कर आंट को टारगेट किया। मन ही मन माफी मांगने के बाद मैंने अपने 6 छोटे पैरों में पूरी ताकत भरी और उसकी तरफ तेजी से बढ़ गया। एक तेज और सटीक मूवमेंट के साथ मैं उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो बदकिस्मत चींटी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी अपनी कॉलोनी का मेंबर अचानक उस पर क्यों टूट पड़ा। सच कहूं तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। मैं उसकी पीठ पर तो पहुंच गया था, लेकिन अब अटैक कैसे करूं? मेरे पास न तेज पंजे थे और न कोई डेडली वेपन। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। भले ही मेरा शरीर अब एक चींटी का था, लेकिन अंदर से मैं अभी भी इंसान ही था। किसी जीव को इतनी नजदीक से हर्ट करना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन तभी मुझे वो लाल काउंटडाउन फिर याद आ गया। अगर मैं अभी हेजिटेट करता तो शायद सच में खत्म हो जाता। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। दर्द और घबराहट की वजह से वो वर्कर आंट बुरी तरह छटपटाने लगी। उसकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कई बार लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने 6 पैरों से उसकी बॉडी को कसकर पकड़ लिया। फाइट बहुत स्लो और ऑकवर्ड थी। मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई डिसाइसिव अटैक नहीं कर पा रहा था। इसी स्ट्रगल के दौरान उसका एक एंटीना टूट गया, जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठी। फिर वो मुझे साथ घसीटते हुए पूरी सुरंग में इधर उधर भागने लगी। कुछ देर तक पूरा दृश्य बेहद क्योटिक और अजीब बना रहा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद वो शांत हो गई। मैं भी पूरी तरह थक चुका था और उसकी बॉडी के ऊपर गिर पड़ा। ये छोटी सी लड़ाई मेरे लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई थी। डिंग वर्कर आंट डिफीटेड, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस एक हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉर्ट, ऑब्टेन्ड एवोल्यूशन फंक्शन, एक्टिवेटेड मिशन फंक्शन, एक्टिवेटेड मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड लाइफ स्पैन प्लस 1 डे स्ट्रेंथ प्लस 0.1। एक अचानक एक गर्म ऊर्जा मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस निर्दयी दुनिया में मेरे पास सच में सर्वाइव करने का एक मौका हो। उस मजदूर चींटी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन आखिरकार उसका काम तमाम हुआ। तभी दिमाग में घंटियां बजी। डिंग, मजदूर चींटी का खेल खत्म। इवोल्यूशन पॉइंट जोड़ 1, हरकुलियन स्ट्रेंथ शार्ट जोड़ 1। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने ऐलान किया कि मेरा इवोल्यूशन फंक्शन खुल चुका है और पहले शिकार के इनाम में मुझे 1 दिन की एक्स्ट्रा जिंदगी और 0.1 स्ट्रेंथ मिली है। बूम, एक गर्म सा करंट मेरे शरीर में दौड़ा और मुझे ऐसी गजब की ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि मेरे मन में इस बात की खींच जरूर थी कि साले सिस्टम ने सिर्फ 1 ही दिन की जिंदगी बढ़ाई, पर अभी इस बात पर रोने के बजाय मैंने स्टेटस पैनल चेक किया, जहां सच में स्ट्रेंथ और इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ चुके थे। सबसे कमाल की चीज थी ये नया इवोल्यूशन फंक्शन, जिसके जरिए मैं इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके दूसरी प्रजाति बन सकता था, किसी के साथ मिक्स हो सकता था या अपनी ताकत बढ़ा सकता था।
इवोल्यूशन शब्द देखते ही मेरे बेधड़क धड़कते दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि जिंदगी भर चींटी बनकर रहने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करता। पर अब जब पुराने टैलेंट्स के साथ इवॉल्व होने का चांस था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आगे चलकर हाथी बन गया और उसके साथ ही हरकुलियन स्ट्रेंथ जुड़ गई, तो भाई मैं कितना भयंकर ताकतवर हो जाऊंगा। जोश जोश में मैंने सिस्टम से खुद को एनहांस करने को कहा, लेकिन उसने तुरंत डिंग करके बोल दिया कि पॉइंट्स कम हैं और हर एनहांसमेंट के लिए कम से कम 10 पॉइंटों चाहिए। मेरा मन तो आसमान की तरफ मिडिल फिंगर दिखाने का हुआ, पर अफसोस चींटी के पास वो उंगली होती ही नहीं। इसलिए मन मसोस कर मैंने अपने स्टोरेज स्पेस को चेक किया, जहां मुझे पता चला कि 10 शॉर्ड मिलकर एक बेसिक टैलेंट स्टोन और 10 बेसिक स्टोन मिलकर एक अल्टीमेट टैलेंट स्टोन बन सकते हैं। ये देखकर मेरा मूड झटके में चमक उठा, क्योंकि जब बेसिक टैलेंट ही मेरी ताकत दोगुनी कर देता है, तो अल्टीमेट वाला तो तबाही मचा देगा। मैंने सोचा कि काश इस दुनिया में ड्रैगन्स होते, तो मैं भी कोई ड्रैगन स्लेयर हीरो बन जाता। तभी सिस्टम ने नया मिशन चमकाया। मुझे एक सोल्जर एंट में इवॉल्व होना था, जिसका इनाम अभी सीक्रेट था। आसपास सिर्फ मजदूर चींटियां थीं, जिससे मैं समझ गया कि लड़ाकू चीता बनने के लिए मुझे पहले किसी सोल्जर एंट को ढूंढकर उसे धूल चटानी पड़ेगी। मेरी जिंदगी अभी भी एक पतले धागे से लटकी थी, और अब मेरे पास बस एक दिन से थोड़ा ज्यादा का वक्त था। इसलिए मेरा अर्जेंसी मीटर फुल हो गया और मैंने बिना वक्त गंवाए अपने पास वाली एक और मजदूर चींटी पर धावा बोल दिया। इस बार सिर्फ 0.1 की स्ट्रेंथ बढ़ने से खेल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले मुझे पीठ पर चिपक कर जान की बाजी लगानी पड़ी थी, वहीं इस बार मैंने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया और वो बेचारी हिल तक नहीं पाई। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश था, क्योंकि मेरी अटैक पावर कई गुना बढ़ चुकी थी और सिर्फ एक झटके में मैंने उसका काम तमाम कर दिया। डिंग। मजदूर चींटी ढेर। इवोल्यूशन पॉइंट जोड़ 1। हरकुलियन स्ट्रेंथ शार्ड जोड़ 1। हमले की शुरुआत से लेकर खेल खत्म होने तक 10 सेकंड से भी कम का समय लगा था। इस रफ्तार को देखकर मुझे असली मजा आ गया और मुझे साफ साफ समझ आ गया कि अब पॉइंट्स की फार्मिंग करना मेरे लिए कितना आसान और धमाकेदार होने वाला है। पॉइंट्स की फार्मिंग करना तो भाई सच में बचकाना खेल निकला। असल में बात ये थी कि इन मजदूर चींटियों का रिएक्शन टाइम बहुत धीमा था और वो बचने की कोशिश भी नहीं कर रही थीं। फिर क्या था, मैंने बिना सोचे समझे अपने आसपास की चींटियों को धड़ाधड़ साफ करना शुरू कर दिया। औसतन हर 10 सेकंड में एक चींटी ढेर हो रही थी और इवोल्यूशन पॉइंट्स तो लगातार मिल रहे थे, लेकिन टैलेंट शॉट्स के गिरने की रफ्तार थोड़ी सुस्त थी। जब मैंने 30 से ज्यादा चींटियों का काम तमाम कर दिया, तब जाकर अपनी कमाई का हिसाब लगाया। मेरे पास 33 इवोल्यूशन पॉइंट्स तो आ गए थे, पर टैलेंट शॉट्स अभी भी बहुत कम थे। मैंने तुरंत कहा, सिस्टम मुझे एनहांस करो, और डिंग की आवाज के साथ 20 पॉइंटों कट गए, जिससे मेरी एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों 0.1 बढ़ गए। लेकिन तभी सिस्टम ने झटका दिया कि मेरे एट्रीब्यूट्स अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे इवॉल्व या फ्यूज होना पड़ेगा। इतनी जल्दी लिमिट आ गई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर समझ गया कि आखिर मैं हूं तो एक मामूली मजदूर चींटी ही, तो क्या अभी से ही भगवान से टक्कर लूंगा? इस छोटे से शरीर में इतनी ताकत आ जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब मैंने इवोल्यूशन और फ्यूजन के पॉइंट्स पूछे, तो पता चला कि इसके लिए कम से कम 100 पॉइंट्स चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन असली पंगा ये था कि मुझे पहले एक सोल्जर एंट को ढूंढना था। इसलिए मैंने पॉइंट्स बटोरने के लिए अपनी फाइट चालू रखी। अगले 5-6 मिनटों में सिस्टम के अलर्ट लगातार बजते रहे और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 350 पर पहुंच गए। साथ ही मेरे पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ शॉट्स भी जमा हो गए। मैंने बिना देर किए कहा, सिस्टम इन्हें सिंथेसाइज करो, और 2 बार डिंग डिंग होने के बाद मेरे पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन अल्टीमेट आ गया। मेरी इन्वेंट्री में एक चमकता हुआ हरा पत्थर दिख रहा था, जिसे मैंने तुरंत यूज कर लिया। एक हरी रोशनी चमकी और वो पत्थर रोशनी की किरणों में बदलकर मेरे शरीर में समा गया, जिससे मेरा टैलेंट अपग्रेड हो गया और मेरी ताकत सीधे दोगुनी हो गई। मुझे अपनी रगों में एक भयंकर पावर महसूस होने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस नई ताकत का मजा ले पाता, आसपास की सारी मजदूर चींटियां अचानक एक साथ खड़ी हो गईं। मेरा दिल धक से रह गया। भैया, कहीं इन सबको पता तो नहीं चल गया कि मैंने इनके साथियों को निपटाया है? क्या ये सब मिलकर मुझ पर हमला करने वाली हैं? मैं चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाऊं, हजारों लाखों चींटियों का सामना अकेले तो नहीं कर सकता था। अगर वो मुझ पर टूट पड़ती तो मेरा कीमा बनना तय था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो चींटियां मेरी तरफ नहीं, बल्कि बड़े ही कायदे से सुरंग के बाहर की तरफ बढ़ने लगीं। दरअसल रानी चींटी ने उन्हें खाना ढूंढने का ऑर्डर दिया था। मैं भी अलग थलग न दिखने के लिए चुपचाप उस फौज में शामिल होकर बाहर आ गया, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि इस देवी देवताओं और राक्षसों के स्वर्ग वाली दुनिया का नजारा कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि बाहर मुझे सोल्जर एंट्स मिल सकते थे। उम्मीद के मुताबिक सुरंग से निकलते ही मुझे अपने से बड़े साइज के वो लड़ाकू चींटे दिखे, जो किसी सुपरवाइजर की तरह पहरा दे रहे थे। अब चूंकि ये सोल्जर एंट सिर्फ लड़ने के लिए बने थे, तो जाहिर है ये कोई काम धाम नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ मैं भी खुद को बड़ा स्पेशल समझ रहा था और मुझे बोझा ढोने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मजदूर चींटियों को दबा हुआ देखने की आदत हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये सोल्जर एंट्स भी सीधे साधे ही होंगे। मैंने आव देखा और सीधे सबसे पास वाले सोल्जर एंट पर धावा बोल दिया। मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से मुझे लगा कि इस बड़े चींटे को धूल चटाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस सोल्जर एंट की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने उसे आसानी से जमीन पर दबोचा और सिर्फ 2 बार में उसका काम तमाम कर दिया। दिल खुश हो गया कि यार, खुशी पाना कितना आसान है।
तभी सिस्टम ने कंफर्म किया, सोल्जर एंड ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ दो, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ दो। तारांकन, मैं अभी इस कामयाबी के नशे में झूम ही रहा था कि अचानक मेरे पिछले हिस्से में एक जबरदस्त और तीखा दर्द हुआ। अबे साले, किसने पीछे से वार किया? मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो डर के मारे मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि सोल्जर एंट्स की पूरी पलटन अपने खुखार जबड़े खोले मुझे घेर कर खड़ी थी। मामला बहुत गंभीर था, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी सामने का रास्ता रोक रहे एक सोल्जर एंट को टक्कर मारकर उड़ाया और वहां से दुम दबाकर सरपट भाग खड़ा हुआ। अगर मैं उन सबसे घिर जाता तो भाई मेरा कीमा बनना बिल्कुल तय था। मेरी इस हरकत ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया था। आखिर एक अदने से मजदूर चीटे की इतनी मजाल कि वो लड़ाकू चीटे को मार दे, ये गुस्ताखी भला वो कैसे बर्दाश्त करते। सोल्जर एंट्स की एक बहुत बड़ी फौज मेरे पीछे पड़ गई और वो सब पागलों की तरह मुझे चीरने फाड़ने के लिए दौड़ रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गया और मेरे 6 के 6 पैर पूरी स्पीड से भागने लगे, जिससे मेरी रफ्तार किसी आम इंसान के चलने जितनी हो गई थी। मैं मन ही मन पछता रहा था कि यार, मैंने ये किस भंडार में हाथ डाल दिया। ये सोल्जर एंट्स कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे। लेकिन असली आफत तो अभी आनी बाकी थी। तभी पीछे से पंखों वाले नर चींटियों का एक पूरा झुंड उड़ता हुआ सीधे मेरी तरफ लपका। उड़ने वाले उन चींटियों को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहाँ मैं इसे ईजेड मोड गेम समझ रहा था और कहाँ मैंने खुद इसे हेल मोड बना दिया था। मैं चाहे कितना भी तेज भाग लेता, उड़ने वालों से तेज तो नहीं भाग सकता था। उन्हें पास आते देख मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और भागना बंद कर दिया। भले ही मेरा मिशन पूरा होने की कगार पर था, पर मेरे पास टैलेंट शॉट्स अभी बहुत कम थे और मैं इस तरह बुजदिलों की तरह दुम दबाकर नहीं भागना चाहता था। अगले ही पल मैं मिट्टी में धंसा और पागलों की तरह नीचे की ओर खुदाई करने लगा। मैंने मन ही मन उन्हें चैलेंज किया, अबे तुम उड़ सकते हो ना? दम है तो नीचे आओ और मुझे पकड़ो। एक बार जमीन के नीचे पहुंच गया तो समझो अपुन ही वहां का राजा है। नीचे की तरफ तेजी से सुरंग खोदते हुए मैं अचानक पलटा और मुकाबला कर दिया। जैसे ही सबसे आगे वाले उड़ने वाले चीटे ने अपना मुंह सुरंग में डाला, मैंने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। मेरे अल्टीमेट टैलेंट की वजह से मेरी ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि बड़े साइज के होने के बावजूद मेरे एक वार के सामने वो टिक ही नहीं पा रहे थे। डिंग, मेल एंट, ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ दो, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ 5। तारांकन, इतने सारे शॉट्स एक साथ देखकर मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। एक उड़ने वाले चींटे को मार करना यानी 2-3 मजदूर चींटियों को निपटाने के बराबर था। भाई ये तो बहुत ही तगड़ी एफिशिएंसी थी। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार लड़कर ही इवोल्यूशन पॉइंट्स बटोरने होंगे। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे आ रहे चींटे भी गजब की रफ्तार से खुदाई कर रहे थे। खुद को सेफ रखने के लिए मैं नीचे की तरफ खोदता भी जा रहा था और साथ ही साथ उनसे लड़ाई भी लड़ रहा था। मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस जिंदा रहने और खुद को मजबूत बनाने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि टैलेंट को अल्टीमेट लेवल पर ले जाने के लिए 1000 शॉट्स चाहिए थे और क्या पता ये पूरा बिल ही उसके लिए काफी ना हो। लगभग 5-6 मिनट की इस ताबड़तोड़ लड़ाई के बाद सिस्टम ने अलर्ट दिया, डिंग, इवोल्यूशन पॉइंट्स अपनी मैक्सिमम लिमिट 1000 पर पहुंच चुके हैं, कृपया किसी मजबूत प्रजाति में इवॉल्व हो जाएं। तारांकन, ये सुनते ही मैं झटके से उस झुंड से थोड़ा दूर हटा और चिल्लाया, सिस्टम इवॉल्व करो। डिंग, सोल्जर एंट में इवोल्यूशन शुरू, 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स कम हुए। तारांकन, तुरंत एक काली रोशनी ने मेरे शरीर को चारों तरफ से घेर लिया और पलक झपकते ही मेरा साइज पहले से काफी बड़ा हो गया। मैं अब एक असली सोल्जर एंट बन चुका था। सिस्टम ने मिशन पूरा होने की बधाई देते हुए इनाम में मेरी जिंदगी 3 दिन और बढ़ा दी। साथ ही 10 अल्टीमेट शॉट्स भी दिए, जो कि 100 बेसिक शॉट्स के बराबर थे। मजा आ गया भाई। मैंने बिना देर किए सिस्टम को खुद को एनहांस करने का ऑर्डर दिया, जिससे मेरी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सब 0.1 और बढ़ गए। अब मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा भयंकर पावर महसूस हो रही थी। तो मैंने अकड़ कर पूछा, सिस्टम, क्या बाहर वाले सोल्जर एंट्स भी मेरे जितने ही ताकतवर हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, आप देवी देवताओं और राक्षसों को कुचलने के लिए बने हैं। आपकी बिरादरी का कोई भी आम जीव आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वाह भाई, ये सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया और मेरे अंदर का स्वैग फिर से जाग उठा। अब जब मैं उड़ने वाले चींटियों को मारकर ढेर सारे पॉइंट्स कमा चुका था तो भला और किस बात का इंतजार करना था। मैंने तुरंत कहा, चलो फिर से इवॉल्व करो। डिंग, मेल एंट में इवोल्यूशन शुरू, 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स कम हुए। तारांकन, एक बार फिर मेरा शरीर पीछे से फूलने लगा और अचानक मेरी पीठ पर पंखों की एक शानदार जोड़ी उगाई। डिंग, इवोल्यूशन कामयाब हुआ है, एनहांसमेंट कामयाब रहा। स्ट्रेंथ जोड़ 0.1, कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 0.1, एजिलिटी जोड़ 0.1, 30 इवोल्यूशन पॉइंटों कम हुए। अब मेरे अंदर लगभग 10 पाउंड वजन उठाने जितनी डरावनी ताकत आ चुकी थी, जिसे महसूस करते ही मेरा घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा, अबे यार, मेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? मैं इतनी गहराई में क्यों खोदता चला आया? मेरे पास जो अब ये कड़क पावर्स हैं, उनके होते हुए भला इन पिद्दी चींटियों से घिरने का क्या डर? अब तो सीधे आमने सामने की जंग होगी। मैंने ऊपर की दिशा पहचानी और पागलों की तरह वापस ऊपर की तरफ मिट्टी खोदने लगा ताकि उनका डटकर सामना कर सकूं। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा।
जमीन के बिल्कुल पास पहुंचते ही मैं सोच में पड़ गया कि भाई बाहर क्या बारिश हो रही है क्या, मिट्टी इतनी गीली क्यों है। पर जैसे ही मैं जमीन से बाहर निकला, नज़ारा देखकर मेरे तो तोते उड़ गए और मुझे तुरंत समझ आ गया कि मिट्टी क्यों गीली थी। दरअसल एक 4-5 मीटर लंबा विशालकाय साबरटूथ टाइगर अभी अभी वहां से अपनी गर्म पेशाब का तालाब छोड़कर आगे बढ़ा था। ठीक उसी जगह से निकलते ही मैं डर के मारे सीधे आसमान की तरफ रॉकेट की तरह उड़ गया। मेरे नए नए उगे पंख उम्मीद से ज्यादा फुर्तीले निकले। उस टाइगर ने बस चिढ़कर एक तेज खर्राटा मारा, पर उसकी नाक से निकली वो हवा किसी भयंकर बवंडर की तरह मुझे हवा में इधर उधर उड़ाने लगी। उसने तो मुझे मुड़कर देखना तक गंवारा नहीं समझा और अपना बदन झटकते हुए शान से आगे बढ़ गया। भाई ये तो सरासर बेइज्जती थी। मैं गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए उस टाइगर की पीठ को घूरने लगा और दिल में कसम खाई, बेटा शेर तू बस थोड़ा रुक जा, जब मैं इस दुनिया का सबसे टॉप प्रेडेटर बनूंगा तब तुझसे चुन चुन कर हिसाब लूंगा। उस छोटे हाथी जितने बड़े टाइगर को उछल होते देख मैं गुस्से में दांत पीस ही रहा था कि तभी सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। नया मिशन, रानी चींटी को हराओ, वापस चींटियों के घोंसले में जाओ और उसे धूल चटाओ। मिशन का इनाम अज्ञात। चलो बहुत सही। मेरा गुस्सा वैसे भी 7वें आसमान पर था और ये मिशन बिल्कुल सही टाइम पर आया था। मैंने सोचा कि चलो अब इस रानी को ही अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। अभी मैंने ये सोचा ही था कि मेरे पीछे आ रहा उड़ने वाले चींटियों का वो झुंड सुरंग से बाहर निकला। उन पर नजर पड़ते ही मैंने बिना एक भी शब्द जाया किए सीधे उन पर धावा बोल दिया। भले ही हम सब उड़ने वाले चींटे थे, पर मेरा साइज और मेरी पावर उनसे मीलों आगे निकल चुकी थी। मैं भले ही उस साबरटूथ टाइगर को ना हरा पाता, पर इन पिद्दियों को मसलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं उस झुंड के बीच एक काली बिजली की तरह टूट पड़ा और मेरे हर एक वार के साथ एक एक चींटा हवा में उड़ने लगा। पॉइंट्स भले ही हर किल पर सिर्फ 2 मिल रहे थे, पर टैलेंट शॉट्स धड़ाधड़ गिर रहे थे जिससे मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर ही मुझे बड़े अफसोस के साथ एहसास हुआ कि आसपास अब एक भी ऐसा चींटा नहीं बचा था जो हिल भी सके। ऐसा नहीं था कि वो भाग गए थे, बल्कि मैंने उन सबको कूट कूट कर ढेर कर दिया था। इसी बीच जमीन पर मौजूद सोल्जर और वर्कर एंट्स डर के मारे चींटियों के घोंसले की तरफ एक लहर की तरह पीछे भागने लगे। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, बेटा अब तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। और मैं भी उनके पीछे सुरंग में कूद गया, क्योंकि अभी मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक शॉट्स की फार्मिंग नहीं की थी, इसलिए मैं किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं था। इस बार मैं एक विजेता की तरह उस घोंसले में घुसा और पूरे युद्ध का सेंटर पॉइंट बन गया। जो भी चींटी मेरे रास्ते में आई वो मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। रानी चींटी पूरी तरह घबरा चुकी थी और उसने पागलों की तरह अपनी पूरी सेना को मुझ पर झोंक दिया ताकि वो मुझे अपनी तादाद के बल पर रोक सके। पर मैं तो यही चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे दुश्मन कम न पड़ जाएं। जल्द ही मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स इस उड़ने वाले चींटे के शरीर की मैक्सिमम लिमिट यानी 3000 पर पहुंच गए और मैंने तुरंत सिस्टम से उन सारे शॉट्स को मिक्स करने को कहा। डिंग। फ्यूजन कामयाब रहा। बधाई हो, होस्ट को 8 हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन मिले हैं। मैंने बिना एक सेकंड गवाए उन सबको एक साथ यूज कर लिया। तुरंत सिस्टम ने अलर्ट दिया कि मेरा हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट अब एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है और अब मेरी ताकत सीधे 3 गुना बढ़ जाएगी। अपनी रगों में तैरती इस अंधी पावर को महसूस करके अब इन छोटे मोटे प्यादों को मारने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अब टाइम था सीधे रानी चींटी को खोजने का। मैंने सोचा कि भाई रानी चींटी के ऊंचे लेवल के हिसाब से वो अच्छे खासे शॉट्स तो गिराएगी ही। रानी को ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि जिस चैम्बर में सबसे ज्यादा चींटियों का पहरा था वही उसका महल था। मेरी इस भयानक ताकत के आगे अब कोई भी रुकावट टिकने वाली नहीं थी। और जैसे ही मेरी नज़र उस विशालकाय रानी चींटी पर पड़ी, मैं उस विशालकाय रानी चींटी को देखते ही मुझे थोड़ी घबराहट और अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका शरीर हद से ज्यादा बड़ा, पूरे बदन से एकदम सफेद और अजीब तरीके से लगातार फड़फड़ा रहा था। वो दिखने में बहुत अजीब थी। जैसे ही उसने मेरी मौजूदगी को भांपा, वो बचने के लिए पागलों की तरह छटपटाने लगी। मैंने बस एक पल के लिए संकोच किया, पर मिशन पूरा करने के चक्कर में तुरंत एक्शन में आ गया। वैसे भी उस रानी चींटी के पास खुद की कोई लड़ने की ताकत नहीं थी। वो सिर्फ अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे सकती थी और डर के मारे पैनिक कर सकती थी। लेकिन अफसोस, मेरी ताकत के आगे उनकी कोई भी बगावत काम नहीं आने वाली थी। मैंने और ज्यादा सोचना बंद किया, सीधे रानी के बगल में पहुंचा और उस पर अपना वार कर दिया। डिंग। रानी चींटी ढेर। इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 5, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ 10। डिंग। मिशन पूरा हुआ। रानी चींटी को हराओ। इनाम, बची हुई जिंदगी जोड़ 5 दिन। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यार इनाम कुछ खास बड़ा नहीं था, तो सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया कि रानी चींटी इस कॉलोनी की एक स्पेशल यूनिट है। इसकी वैल्यू उसकी लड़ाई की ताकत से नहीं आंकी जाती। मैंने रानी की तरफ एक सरसरी नजर डाली और इस बात को मान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मुझे इवॉल्व होकर रानी चींटी बन जाना चाहिए। मेरे इस उड़ने वाले चींटे के शरीर की लिमिट खत्म हो चुकी थी और इवोल्यूशन पॉइंट्स भी फुल थे। पर जैसे ही मैंने रानी वाले रूप की कल्पना की, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने पक्के तौर पर उस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया। मैंने अपना सिर झटका और बचे हुए शॉट्स बटोरने में लग गया। अभी भी 200 से ज्यादा शॉट्स कम थे, जिन्हें फटाफट पूरा करने के बाद मैं बिना किसी मोहमाया के उस चींटियों के घोंसले से बाहर निकल आया।
बाहर आते ही मैंने कहा, सिस्टम इन्हें सिंथेसाइज करो। डिंग, सिंथेसिस कामयाब रहा। बधाई हो, होस्ट को हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन जोड़ 1 मिला है। मैंने इन्वेंट्री में पड़े उस पत्थर को देखा और तुरंत सीधे यूज किया। डिंग, आपका हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट अब हाई टियर पर पहुंच गया है और एट्रीब्यूट बूस्ट कई गुना बढ़ गया है। तभी सिस्टम ने फिर से घंटी बजाई। डिंग, नया मिशन, पहला फ्यूजन। शर्त, किसी दूसरी प्रजाति के जीव को ढूंढो और फ्यूजन फंक्शन का इस्तेमाल करो। इनाम, अज्ञात। मैं एक पल के लिए रुका और सोचने लगा कि भाई ये फ्यूजन कौन सी नई बला है, और दूसरी प्रजाति इन चींटियों के घोंसले में तो वो मिलने से रही। चलो छोड़ो, पहले यहाँ से दूर चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उड़कर घोंसले से बाहर निकला, आसमान से एक विशालकाय हरी परछाई पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी। वो एक बहुत बड़ी ड्रैगन फ्लाई थी जो मुझे अपना शिकार समझ बैठी थी। मैंने उसे डराने के लिए मन ही मन कहा, अबे ओए बड़ी ड्रैगन फ्लाई, रास्ते से हट जा। पर अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट कीड़ा था। वो हवा में काफी फुर्तीली थी और उसने मुझ पर 2 बार गोता लगाया, पर मैं दोनों बार बच निकला। मैंने तुरंत अपनी इस 4 गुना बढ़ चुकी ताकत का हिसाब लगाया और समझ गया कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। बस सवाल ये था कि हमला कैसे करूँ। मैंने सोचा कि हटाओ यार, सीधे टक्कर मारते हैं। मेरे पास स्पीड भी है और पावर भी, एक जबरदस्त क्रैश ही काफी होगा। अगले ही पल मेरी स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ी और मैं किसी बंदूक की गोली की तरह सीधे उस ड्रैगन फ्लाई के पेट और छाती के बीच वाले हिस्से से जा टकराया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रैगन फ्लाई को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मेरी टक्कर लगते ही उसका शरीर हवा में लड़खड़ाया और उसकी जान निकल गई। लेकिन ठीक उसी पल मुझे अपने शरीर में एक तीखा दर्द महसूस हुआ। मुझे पता चला कि इस टक्कर में मेरे 6 में से 2 पैर टूट चुके थे और एक एंटीना भी गायब था। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए सेफ नहीं थी, इसलिए बिना रिजल्ट चेक किए मैं अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से तुरंत भागा। क्या पता उसकी मौत की गंध सूंघकर उसके और भी साथी वहां आ जाते। मैं हवा में और ज्यादा नहीं उड़ सकता था, इसलिए सीधे नीचे की तरफ आया, मिट्टी खोदी और जमीन के अंदर छिप गया। इसी बीच वो जख्मी ड्रैगन फ्लाई कुछ दूर उड़ने के बाद सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरी, एकदम बेजान। सुरंग खोदते खोदते ही मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, डिंग, ड्रैगन फ्लाई ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 10। ये सुनकर मैं थोड़ा नाखुश हुआ और सोचने लगा कि क्या मुझे वापस जाकर उसकी लाश ढूंढनी चाहिए, क्योंकि एक ड्रैगन फ्लाई के साथ फ्यूज होना काफी मजेदार हो सकता है। मैं भी इस कशमकश में था ही कि अचानक मुझे अपने बगल की मिट्टी हिलती हुई महसूस हुई। अभी ये क्या बला है? मैं तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि इस नई जिंदगी में मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से भागने की कोशिश करता, वो रहस्यमयी चीज मिट्टी को चीरते हुए सीधे बाहर आ गई और एक केंचुआ। उसे देखते ही मैं सीधे उस पर झपट पड़ा। इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में उसकी काबिलियत चल रही थी। केंचुए को दर्द का एहसास हुआ और वो जान बचाने के लिए पागलों की तरह आगे की तरफ जमीन में धंसने लगा। लेकिन आखिरकार वो मुझसे तेज नहीं भाग सका। मैंने उसकी पूंछ का एक हिस्सा चबाकर काट दिया। उसके शरीर के उस टुकड़े को घसीटते हुए मैंने मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम फ्यूज करो। तभी सिस्टम की आवाज आई कि इस फ्यूजन के लिए 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत है। भाई साहब, 500 पॉइंट्स? इतना ज्यादा? पर मैंने कहा, चलो फ्यूज करो। फिर सिस्टम ने बोला कि इस फ्यूजन के कामयाब होने के चांस सिर्फ 32% हैं और फ्यूजन शुरू किया जा रहा है। मैं तो सन्न रह गया। भाई, सिर्फ 32% चांस? सिस्टम ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इससे पहले कि मैं कोई शिकायत कर पाता, केंचुए का वो टुकड़ा रोशनी में बदला और सीधे मेरे शरीर के अंदर समा गया। दर्द की एक जबरदस्त लहर मेरे अंदर से गुजरी, पर फिर सिस्टम ने कहा कि फ्यूजन कामयाब रहा और मुझसे दिशा चुनने को कहा। चलो, दर्द तो गायब हुआ। तभी मेरे सामने एक लाइट स्क्रीन तैरने लगी जिस पर 2 ऑप्शन दिख रहे थे। वैसे सिर्फ 32% चांस होने के बावजूद काम बन गया। मुझे लगा कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। दोनों ऑप्शंस को देखने के बाद मैंने बिना देर किए पहले वाले को चुन लिया, जो कि था केंचुए की खास काबिलियत रीजनरेशन हासिल करना। दूसरा ऑप्शन अपनी पूंछ से केंचुए का हिस्सा जोड़ने का था, जो मुझे नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन चुना, सिस्टम ने बधाई दी और कहा कि मुझे खास काबिलियत रीजनरेशन मिल गई है, जो कि एक स्पेशल टैलेंट है और इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता और इसके ठीक होने की रफ्तार मेरी बॉडी की बनावट पर निर्भर करेगी। जैसे ही मुझे ये टैलेंट मिला, मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कितना खतरनाक है। मेरे जो पैर पहले जख्मी हुए थे, वे अब आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहे थे। वैसे रिकवरी की स्पीड बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है और अब मैं ठहरा एक चीटा। मेरे हाथ पैर छोटे छोटे से हैं, तो जाहिर है जल्दी ही ठीक होंगे। ये सोचते ही मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। अब भला एक ड्रैगन फ्लाई मेरा क्या बिगाड़ लेगी? साले 2-4 और आ जाएं तो भी मैं न डरूं। तभी सिस्टम ने कहा कि मिशन पूरा हुआ और पहले फ्यूजन मिशन के इनाम के तौर पर मेरी उम्र बढ़ा दी गई है। मैं तो अब सिस्टम के इन इनामों का आदी हो चुका था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगले कई दिनों तक मैं अपने इलाके में चक्कर काटता रहा, पर मुझे कोई ढंग का टक्कर देने वाला मिला ही नहीं। मुझे इस वक्त एक तगड़े दुश्मन की सख्त जरूरत थी। ये केंचुए और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अब मेरे लेवल के नहीं थे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले जो मैं 7वें आसमान पर था,
अब खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। खैर, हकीकत यही है कि सब्र का फल मीठा होता है। तभी अचानक नया मिशन शुरू हुआ जिसमें मुझे एक मंटिस को हराना था और इसका इनाम अज्ञात था। एक मंटिस। मेरी आंखें चमक उठीं। मंटिस तो बढ़िया रहेगा, दिखने में भी रौबदार होता है और उसकी ताकत भी जबरदस्त होती है, पर सवाल ये था कि मंटिस है कहाँ। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि बिना किसी चेतावनी के आसमान से एक भारी भरकम साया नीचे गिरा। उसके आरी जैसे नुकीले पैरों ने झटके से बंद होकर मुझे कसकर दबोच लिया। वो एक काफी बड़ा मंटिस था जो पास के ही एक पेड़ पर छुपा बैठा था और मेरे आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुझे सीधे अपने मुंह के पास ले गया। अपने ठीक सामने उसके खौफनाक जबड़ों को देखकर एक पल के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अगले ही पल उसने पूरे जोर से मेरे सिर पर काटा, पर काटते ही वो बड़ा मंटिस एकदम से ठिठक गया। उसे लगा था कि उसने कोई मामूली सा शिकार पकड़ा है। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरा कवच इतना सख्त होगा। उसके काटने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने दोबारा काटा, कड़क, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो बार बार अपने जबड़ों से मुझ पर हमला करता रहा, लेकिन एक कीड़े के हिसाब से मेरी बॉडी सच में लोहे जैसी थी। अरे भाई, तेरा काट कर हो गया क्या? मैं होश में आया और मेरे दिल में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। अगर मैं इसे ऐसे ही हमला करने देता तो आज का दिन मेरे लिए भारी पड़ सकता था। मैंने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने 6 पैरों से जोर लगाकर उसके दोनों पैरों को दूर धकेला जो मुझे जकड़े हुए थे। फिर मैं हवा में घूमा और फुर्ती से चढ़कर उसकी पिछली टांग पर जा पहुंचा। इससे पहले कि वो बड़ा मंटिस कुछ समझ पाता, मैंने अपना मुंह खोला और उसके सिर के ठीक पीछे पूरे जोर से काट लिया। वो बड़ा मंटिस दर्द के मारे चीख उठा। अपनी आदत के मुताबिक उसने अपने नुकीले ब्लेड जैसे पैर उठाए और अपने सिर के पीछे वार किया, पर बदकिस्मती से उसका हमला मेरे शरीर पर लगा और वो मेरे डिफेंस को भेद नहीं पाया। मैंने अपना पूरा ध्यान बस उसी एक जगह पर टिकाए रखा और लगातार हमला करके आखिरकार उसे ढेर कर दिया। लगातार हमलों के बाद वो बड़ा मंटिस आखिरकार अपनी नजरों में तुच्छ से दिखने वाले शिकार के हाथों ढेर हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी कि मंटिस मारा जा चुका है और मुझे 30 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही मंटिस को हराने का मिशन भी पूरा हो गया था, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और एक खास काबिलियत शार्पनेस मिली। इस स्पेशल टैलेंट का मतलब था कि अब मैं अपने शरीर के किसी भी नुकीले हिस्से से हमला करूंगा तो मेरी चीरने फाड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी अब मेरे हमले पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाले थे। मैं इस इनाम से बेहद खुश था और मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत मंटिस के रूप में इवॉल्व होने का फैसला कर लिया। सच कहूं तो चींटे वाले इस शरीर से मैं बहुत पहले से छुटकारा पाना चाहता था। तभी सिस्टम ने टोन बदलते हुए कहा कि इस इवोल्यूशन के लिए पूरे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होगी। इतने सारे पॉइंट्स? मैं थोड़ा हैरान तो हुआ, पर फिर सोचा कि आखिर ये एक एडवांस लेवल का इवोल्यूशन है और पॉइंट्स तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक हरे रंग की चमकदार रोशनी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल वहां एक बिल्कुल नया और बेहद रौबदार बड़ा मंटिस खड़ा था। मेरे पास अपने इस नए शरीर को ठीक से महसूस करने का भी वक्त नहीं था कि मैंने तुरंत सिस्टम को इसे और अपग्रेड करने का ऑर्डर दे दिया। सिस्टम ने बताया कि 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपग्रेड कामयाब रहा, जिससे मेरी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी सब में 0.7 की बढ़ोतरी हो गई। एक जबरदस्त ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा शरीर एक बार फिर आकार में बड़ा हो गया। मेरा रंग और गहरा हो गया और लंबाई भी बढ़ गई। मैंने अपने आगे के पैरों में लगे उन बड़े बड़े ब्लेडों को हवा में लहराया और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। मेरा ये नया शरीर अब वाकई बहुत पावरफुल हो चुका था और मेरा खोया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फिर से वापस आ गया था। तभी अचानक मुझे उस छोटे से बाघ के बच्चे का ख्याल आया जो मुझे पहले मिला था। अब जबकि मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी तो अगर वो छोटी बिल्ली मुझे दोबारा मिली तो हार जीत का फैसला कुछ और ही होगा। अब तक मेरा इलाका भी काफी फैल चुका था, लेकिन इससे आगे अकेले भटकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, पर आखिर जान तो अपनी ही है ना। इस वक्त मैं खुद को हद से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे सारे एट्रीब्यूट्स एक पॉइंट तक पहुंच चुके थे। मेरी बेस स्ट्रेंथ 10 पाउंड थी और 4-फोल्ड टैलेंट बूस्ट की वजह से मेरा ये छोटा सा 20 सेंटीमीटर का शरीर पलक झपकते ही 50 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मैं चावल की पूरी बोरी उठा सकता था, और ये तो सिर्फ ताकत की बात थी। मेरे आगे के दोनों ब्लेड जैसे पैरों में अब शार्पनेस का टैलेंट था, जिससे वे किसी भी चीज को काटने में बेहद तेज हो चुके थे। अब मुझसे छोटी मोटी चींटियों का शिकार करवाना उनके साथ सरासर नाइंसाफी थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स लगभग खत्म होने की कगार पर थे, और अगर मैं कुछ पॉइंट्स और नहीं कमाता तो मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। जल्द ही मुझे चींटियों का एक बड़ा सा बिल मिल गया। मैंने स्टाइल से एक पोज बनाया और बड़े ही डैशिंग अंदाज में अपना ब्लेड हवा में घुमाया, जिससे वहां धूल उड़ने लगी। पर मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा और सिस्टम की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गुस्से से तमतमा उठा और काफी देर तक सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाता रहा कि आखिर माजरा क्या है।
मैंने एक ही झटके में इतनी सारी चींटियों को ढेर कर दिया, तो मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स कहाँ गए? अब मुझे टैलेंट के टुकड़ों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट्स तो मेरी जान थे। तभी सिस्टम की वो ठंडी और बेरुखी भरी आवाज गूंजी कि अपने से बहुत ज्यादा कमजोर जीवों को मारने पर कोई इवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। मेरा तो खून खौल उठा। साले सिस्टम ने ये नियम पहले क्यों नहीं बताया? अपने बचे हुए सिर्फ 790 पॉइंट्स को देखकर मैं बुरी तरह हताश हो गया। इसका मतलब साफ था कि अगर मुझे खुद को और अपग्रेड करना है तो मुझे अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मनों को ढूंढकर उनसे भिड़ना होगा। उसी पल अचानक एक नया मिशन ट्रिगर हुआ। आसमान को चुनौती दो। मिशन की शर्त थी कि मुझे अपने किसी एक नेचुरल एनिमी को मारना था जिसका इनाम अभी छिपाकर रखा गया था। कुदरती दुश्मन यानी एक पक्षी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तुरंत वो पुरानी कहावत कौन थी कि मेंटिस टिड्डे का शिकार करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि पीछे एक चिड़िया उसका शिकार करने खड़ी है। मैंने सोचा चलो ठीक है, चिड़िया ही सही, बस अब अपने इलाके में उनका इंतजार करना था। वैसे भी मैंने इस मिशन ऑप्टिकल खुद को और इवॉल्व करने के लिए और उस बाघ को मजा चखाने के लिए कई बार चिड़ियों को देखा था। मेरा लड़ने का जज्बा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं एक भी दिन उस बेइज्जती को नहीं भूला था जब उस छोटे से बाघ की सिर्फ एक फूंक ने मुझे उड़ाकर फेंक दिया था, और इसी बदले की आग में जलते हुए मैं चुपचाप एक पेड़ की खुली टहनी पर जाकर लेट गया और खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने लगा। चारे की तरह? आ जाओ चिड़िया के बच्चों, नीचे आने की हिम्मत तो करो, आज मैं तुम्हें अपने इन ब्रेडों का मजा चखाता हूँ। लेकिन चिड़िया तो आने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इसके बजाय उल्टा मैं खुद को ही खिला पिलाकर मोटा करने लगा। मुझे चींटियों और भृंगों का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन टिड्डों की पिछली टांगे मैं बड़े चाव से खाता था। आखिर इस दुनिया में आने से पहले भी तो मैं इन चीजों को स्नैक की तरह खाता था। काश थोड़ी आग मिल जाती तो बढ़िया बारबेक्यू बना लेता। मैंने अपने होंठ चाटे। टिड्डों को मारना काफी आसान था और हर एक को मारने पर मुझे 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिल रहे थे। बस एक ही दिक्कत थी कि ये साले आसानी से मिलते नहीं थे। 3 दिनों में मैं सिर्फ 10 टिड्डों को ही ढेर कर पाया। बाकी कीड़े मकोड़ों को मारने पर तो एक भी इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिल रहा था। उन्हें मारना मतलब अपनी मेहनत बेकार करना था। रही बात गिलहरी या कस्तूरी बिल्ली जैसे ताकतवर जीवों की, तो उन्हें देखकर अभी भी मेरी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी अटैक पावर भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कागज की तरह कमजोर था। एक तगड़ा हाथ लगा नहीं कि मैं बिखरा नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले नियम पर चलते हुए मैं जिद पकड़कर 3 दिनों तक अपने इसी छोटे से इलाके में डटा रहा। क्या ये कमबख्त चिड़ियां अमर हो चुकी हैं? क्या इन्हें भूख नहीं लगती? मैं मुंह में टिड्डे की टांग दबाकर चबाने की जोर जोर से आवाजें निकालते हुए टहनी पर लेटा धूप सेक रहा था। मुझे भयंकर चिड़चिड़ाहट हो रही थी। आसमान से ढेरों चिड़ियां गुजर रही थीं, पर कोई साली मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। धत तेरे की, अब मैं खुद साइज में लगभग उनके जितना बड़ा हो चुका था, तो भला कौन मुझसे नहीं डरेगा? नहीं, मैं अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मैंने अपने स्टेटस पैनल पर दोबारा शुरू हो चुके उम्र के काउंटडाउन को देखा और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मौके खुद बनाने पड़ते हैं, जो करना है अभी करना होगा। मैंने अपने पंख फैलाए और शूश की आवाज के साथ हवा में उड़ गया। पूरी तेजी और संतुलन के साथ मैं सीधे उस छोटी चिड़िया के पीछे लग गया जो अभी अभी पास से गुजरी थी। तुम नीचे नहीं आओगी ना? मत आओ। लो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मेरी इस हेकड़ी ने उस छोटी चिड़िया को बुरी तरह भड़का दिया। उसने हवा में एक शार्प टर्न लिया और सीधे मिसाइल की तरह मेरी तरफ गोता लगा दिया। आ जाओ बेटा। मैं एकदम एक्साइटेड हो गया और अपना सिर झुकाकर देखने लगा कि किसकी चोंच ज्यादा सख्त है या मेरे ब्लेड। मैंने अपने दोनों ब्लेड ऊपर उठाए। मेरा शरीर गहरे हरे रंग की रोशनी की एक लकीर में बदला और हम दोनों हवा में एक कान फोड़ देने वाली रगड़ के साथ सीधे टकराए। क्लैंग। वहां तीरों की तरह चिंगारियां उड़ने लगीं। 50 पाउंड की ताकत को झेलना उस छोटी चिड़िया के बस की बात नहीं थी। उसकी चोंच वाकई काफी सख्त थी और उसने मेरे ब्लेड का वार तो रोक लिया, पर उसका शरीर इतने बड़े झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पलक झपकते ही ढेर हो गई और मेरे एक वार से किसी फटे हुए सैंडबैग की तरह हवा में दूर जा गिरी। सच कहूं तो दर्द मुझे भी बहुत भयंकर हुआ। न्यूटन का नियम है ना, ताकत दोनों तरफ से लगती है। मेरी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि एक जबरदस्त झटका मेरे ब्लेड से होता हुआ वापस आया है, जिससे मेरा सीधा पैर चटक की आवाज के साथ टूट गया। पर कोई बात नहीं, मेरे पास रिजनरेशन था, इसलिए बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था। टाई सिस्टम गूंजा की छोटी चिड़िया मारी गई और मुझे 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। साथ ही आसमान को चुनौती 2 का मिशन भी पूरा हो गया, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और एक खास स्किल हैवनिंग स्ट्राइक मिली। ये स्किल किसी भी हमले को मजबूत करके उसकी ताकत को दोगुना कर सकती थी, लेकिन इसे दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, हमले की ताकत सीधे दोगुनी। अपने टूटे हुए पैर के भयानक दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैं फुर्ती से वापस पेड़ के खोखले छेद में जाकर छुप गया। ये स्किल तो सच में किसी वरदान जैसी थी। भले ही मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से इसे दिन में एक ही बार यूज किया जा सकता था,
पर ताकत दोगुनी होने के बाद क्या मैं किसी जवान इंसान से भी पंजा लड़ा सकता हूँ? गजब ही हो गया। लेकिन जैसे ही ये एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई, मैंने अपने धीरे धीरे ठीक होते हुए टूटे पैर को देखा और मुझे अपने इस कमजोर शरीर पर गुस्सा आने लगा। मैं बुदबुदाया कि एक छोटी सी चिड़िया ने मेरा पैर तोड़ दिया। अगर कल को कोई सच में तगड़ा दुश्मन मिल गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी। मैं आगे इवॉल्व होना चाहता था, पर मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स अभी जरूरत से बहुत कम थे। सिर्फ एक मंटिस बनने में ही 2000 पॉइंट्स खर्च हो गए थे, तो इससे ऊंचे लेवल के जीवों के लिए तो और भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। भले ही मेरी उम्र कुछ दिन और बढ़ गई थी, लेकिन बस यूं ही हाथ पर हाथ धरकर उसे फूंक देना मेरे बस की बात नहीं थी। आराम से बैठना मेरा स्टाइल नहीं था। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने अपना मन पक्का कर लिया कि इस आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आराम इंसान को कमजोर बना देता है। मैं बाहर नई जगह तलाश करने निकल रहा हूँ। करीब 5-6 मिनट बाद आखिरकार मेरे दोनों ब्लेड पूरी तरह ठीक हो गए। मैंने एक पल भी जाया नहीं किया और तुरंत उस सेफ जोन को छोड़ दिया जहां मैं इतने दिनों से डटा हुआ था। अब मैं एक विशाल हरे मंटिस के रूप में जंगल में किसी भूत की तरह चुपचाप घूमने लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ऊपर उड़ूं, इसलिए मैं सिर्फ उन बदकिस्मत कीड़े मकोड़ों को निशाना बना रहा थी जो मेरे रास्ते में आ रहे थे। रास्ते भर मैं सबको ढेर करता चला गया। इससे इवोल्यूशन पॉइंट्स कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे थे, पर चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही था। मन ही मन मैंने सोचा कि काश कोई पूरा का पूरा घोंसला मिल जाता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जैसे मेरी मुराद पूरी हो गई। डिंग, सिस्टम गूंजा कि नया मिशन शुरू हो गया है। मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करो। मिशन की शर्त थी एक छत्ते को नष्ट करना और इसका इनाम अज्ञात था। बिल्कुल सही टाइमिंग थी भाई। मेरा जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तक मैं सिस्टम का ये ढर्रा अच्छी तरह समझ चुका था कि मिशन का टारगेट हमेशा आसपास ही होता है। और वाकई बिना ज्यादा मेहनत किए मुझे एक पेड़ से लटकता हुआ एक बहुत बड़ा छत्ता दिख गया जो पूरे आधा मीटर चौड़ा था। गजब, इसमें न जाने कितनी मधुमक्खियां होंगी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं मन ही मन दुआ करने लगा कि बस इन मक्खियों को मारने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाएं। अपने एक्साइटमेंट को बिना रोके मैं चुपके से छत्ते के पास सरक गया। बिना एक भी शब्द गवाए मैंने अपने दोनों ब्लेड उठाए और सीधे छत्ते के अंदर घोंप दिए। अगले ही पल पूरा छत्ता जैसे ब्लास्ट हो गया। बाप रे, मक्खियों का एक भयंकर झुंड किसी बाढ़ की तरह बाहर उफन पड़ा। मैं तो वहां पोज मारकर अपनी स्किल दिखाने के लिए तैयार खड़ा था, पर मक्खियों की वो खौफनाक तादाद देखकर मेरे तुरंत होश उड़ गए। धत तेरे की, मैंने तो सीधे ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया था। इतनी मक्खियों से तो इंसान भी न जीत पाए। फिर मैं तो ठहरा एक मामूली मंटिस। शुक्र है कि मेरी उड़ने की रफ्तार उनसे तेज थी। वो झुंड कई सौ मीटर तक पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहा, पर आखिरकार मैंने उन्हें चकमा दे ही दिया। मैं दूर जाकर एक जगह छुप गया जहां मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा बढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह फुस हो चुका था, लेकिन जल्द ही मैं शांत हुआ और मैंने एक नया प्लान बनाया, गोरिल्ला वॉरफेयर। अब मैं एक घात लगाकर बैठे कातिल की तरह छत्ते के आसपास की घास में छुप गया और सिर्फ उन अकेली मधुमक्खियों का शिकार करने लगा जो रस इकट्ठा करने बाहर निकलती थीं। एक बार और काम तमाम। इसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। हर एक मक्खी को मारने पर मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे। भले ही ये गिनती में कम थे, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि कसर पूरी हो जा रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे अनलिमिटेड एक्सपी फार्म करने की कोई जादुई जगह मिल गई हो। मैं तो कुछ देर के लिए मिशन ही भूल गया। मैं लगातार 3 दिन और 3 रातें वहीं फार्मिंग करता रहा। जब मैंने देखा कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 10,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो सिस्टम की आवाज फिर आई कि इवोल्यूशन पॉइंट्स 10,000 हो गए हैं और सिस्टम शॉप एक्टिवेट हो गई है, जो अभी स्तर 1 पर है। कृपया खुद चेक कर लें। भाई साहब, यहाँ दुकान भी है। मैंने झटपट एक सुरक्षित जगह ढूंढी और उतावलेपन में शॉप खोलकर देखी। वो अंदर से लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ ही आइटम्स थे। पर जैसे ही मेरी नजर उनमें से एक पर पड़ी, मैंने चैन की गहरी सांस ली। वहां लिखा था लाइफ स्पैन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति दिन, बेसिक हीलिंग मेडिसिन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति बॉटल, बेसिक पॉइजन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति बॉटल। जहर का डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे अपने ब्लेड पर लगा सकता हूँ? ये काफी महंगा था, पर फिर भी मैंने एक बॉटल खरीद ली। हालांकि 1000 पॉइंट्स खर्च करते हुए मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि ये मेरी पूरी एक दिन की जिंदगी के बराबर था। मैंने उस जहर को बहुत संभाल कर रख लिया और तय किया कि इसे मैं अपने आखिरी इक्के की तरह बचाकर रखूंगा और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने सिस्टम से पूछा, शॉप में इतने कम आइटम्स क्यों हैं? सिस्टम ने जवाब दिया कि स्तर 1 की शॉप सबसे निचले स्तर की है। जब होस्ट के एवोल्यूशन पॉइंट्स 100,000 पहुंच जाएंगे, तब स्तर 2 की शॉप अनलॉक हो जाएगी। चलो ठीक है, फार्मिंग जारी रखते हैं। मैंने एक और दिन शिकार किया और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स फिर से 10,000 हो गए। लेकिन तभी सिस्टम गूंजा, डिंग, इवोल्यूशन पॉइंट्स आपके इस मौजूदा रूप की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अब ये इस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। मैंने थोड़ा सोचा और अभी आगे इवॉल्व न होने का फैसला किया। इसके बजाय मैंने बिना हिचकिचाए सिस्टम को ऑर्डर दिया कि मेरे पॉइंट्स के बदले मुझे एक दिन की और उम्र दे दी जाए।
अरे मजाक थोड़ी है, जब फार्मिंग करने की इतनी शानदार जगह हाथ लगी हो तो भला कोई इस मौके को क्यों गंवाएगा। जाहिर है मुझे सबसे पहले अपनी उम्र को ही मैक्स आउट करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। अगले 3 दिनों तक उम्र बढ़ाने की फार्मिंग करने के बाद मुझे साफ दिखने लगा कि अब मधुमक्खियों की तादाद बहुत तेजी से घट रही है। मैंने लगभग सबको निपटा ही दिया था। मुझे लगा कि अब इस मिशन को खत्म करने का सही टाइम आ गया है। मैं पूरी हेकड़ी के साथ छत्ते की तरफ उड़ चला। इस बार आसपास का नजारा बिल्कुल सूना था। अब मुझे रोकने के लिए एक भी मक्खी सामने नहीं आई। मैं बड़े गर्व से छत्ते के ठीक ऊपर जाकर बैठ गया। मैंने अपने दोनों ब्लेड घुमाए और एक ही झटके में छत्ते की जड़ को साफ काट दिया। धड़ाम! वो आधा मीटर बड़ा छत्ता सीधे जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ सुनहरा शहद बिखर गया। छत्ते के अंदर से 1 दर्जन बड़े वाले नर ड्रोन और उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी रानी मक्खी हिलते डुलते बाहर निकले। रानी मक्खी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी पूरी प्रजा पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब उसका घर भी तबाह हो गया था। बिना उसकी आज्ञा के वे दर्जन भर ड्रोन सीधे मेरी तरफ झपटे। सालों, तुम्हारी ये गिनती मेरे आगे टिकने लायक नहीं है। मैंने मन ही मन ताना मारा। पीछे हटने के बजाय मैंने उन पर धावा बोल दिया। मेरे दोनों ब्लेड हवा में इतनी तेजी से चले कि उनकी परछाइयां दिखने लगीं। जो आ रहा था वो सीधे नीचे गिर रहा था। 2 आए, दोनों ढेर। पलक झपकते ही सारे ड्रोन जमीन पर चारों खाने चित पड़े थे। अब तो रानी मक्खी पूरी तरह पागल हो गई। वो जोर से गुर्राई और खुद मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने बड़े आराम से कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं। ब्लेड उठा और धड़ से नीचे गिरा। रानी मक्खी भी मेरे एक वार से ढेर हो गई और अपने चमचों के रास्ते पर चल पड़ी। तभी सिस्टम गूंजा कि रानी मक्खी मारी गई है और मुझे 50 एवोल्यूशन जी फैन और एक क्वीन बी स्टिंगर मिला है। साथ ही छत्ता तबाह करने का मिशन भी पूरा हो गया, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और मिली। मैंने अपनी पीठ की थैली खोलकर देखी तो वहां एक जहरीला डंक हल्का सा चमक रहा था। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इस डंक में थोड़ा जहर और सुन करने का असर है और इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है। मैंने सिस्टम से पूछा, इसे रिसाइकिल करने पर मुझे क्या मिलेगा? जवाब मिला कि इसके बदले 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। रिसाइकिल? भाई साहब, मजाक चल रहा है क्या? ये चीज साफ तौर पर बड़े काम की थी और सिस्टम इसे सिर्फ 500 पॉइंट्स में वापस ऐंठना चाहता था। नामुमकिन। इसी के साथ मधुमक्खी के छत्ते वाली ये जंग मेरी एक तरफा जीत के साथ खत्म हुई। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे और मेरी उम्र भी कई साल बढ़ चुकी थी। और सबसे मजेदार बात, जमीन पर बिखरा वो ढेर सारा शहद अब मेरी जंग की लूट का माल था। लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे जाकर उसका स्वाद चख पाता, अचानक जमीन एक तय रफ्तार से बहुत जोर जोर से हिलने लगी। हवा में उड़ते हुए भी मैं उस खौफनाक दबाव को महसूस कर पा रहा था। कोई बहुत बड़ी चीज इस तरफ आ रही थी। बिना कोई लापरवाही किए मैं तुरंत और ऊपर उड़ गया। कुछ ही सेकंड्स बाद एक विशाल भूरे रंग का जीव मेरी आंखों के सामने झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला। वो एक भूरा भालू था। बाप रे बाप, ये तो उस छोटे से बाघ से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं बेबसी से देखता रहा और उस भालू ने छत्ते के पास पहुंचकर अपने एक ही पंजे से उसे कुचला और मजे से शहद चाटना शुरू कर दिया। उसकी उस खौफनाक कद काठी को देखकर मेरे छोटे से शरीर के मुंह में पानी आ गया। मैं तो साला इतना छोटा था कि उसके बैठने भर से ही मेरा कचंबर निकल जाता। मैंने मन को समझाया, चलो भाई, तुम ताकतवर हो, पहले तुम ही खा लो। मैं समझदारी दिखाते हुए पेड़ की टहनी पर दुबक गया और उसके खत्म करने का इंतजार करने लगा। आखिर इतनी मेहनत से मैंने ये शहद जीता था, तो बिना एक चश्मा चखे मैं यहाँ से कैसे जाता? उसे खाते हुए देखकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि अगर मैं इवॉल्व होकर एक भूरा भालू बन जाऊं तो मैं उस छोटे से बाघ को जमीन पर दबोचकर बुरी तरह कूटूंगा। अभी मेरे ख्यालों के घोड़े दौड़ ही रहे थे कि मजे से खा रहा वो भालू अचानक अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। उसने एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ मारी। मैं तो एकदम से चौंक गया। क्या ये शहद खाकर ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है? पर अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि वो क्यों दहाड़ा था। न जाने कब आसपास के जंगल में हरे रंग की चमकदार आंखों के कई जोड़े जल उठे थे। जब मैंने उन आंखों के मालिकों को देखा तो मैंने चुपचाप हवा में थोड़ी ऊंचाई और बढ़ा ली। वे भेड़िए थे, नीले धूसर बालों वाले जंगली भेड़िए जो लंबाई में करीब 3 मीटर जितने बड़े थे। भेड़ियों का एक झुंड एक अकेले भालू पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उस भेड़ियों के झुंड ने अपनी हरकतों से मुझे बता दिया कि वे न सिर्फ हिम्मत रखते हैं बल्कि इस काम में पूरे प्रोफेशनल भी हैं। वहां कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं हुआ, ना ही कोई फालतू की नौटंकी। बस उनके अल्फा भेड़िए ने एक जोरदार हॉल की और पूरा का पूरा झुंड सीधे भालू पर टूट पड़ा। कितने बेवकूफ हैं साले, भालू के पैरों को डस रहे हैं। भालू के पैरों पर पहले वार करना चाहिए था, ये साले सीधे उस पर कूद क्यों रहे हैं? मैं ऊपर से देखते हुए अपना सिर हिलाने लगा और हुआ भी वही जो पहले 2 भेड़िए आगे कूदे। भालू ने अपने पंखे जैसे भारी भरकम पंजे से उन्हें हवा में ही ऐसा सूता कि वे दर्द से कराहते हुए दूर जा गिरे। लेकिन इस चक्कर में भालू का दांव थोड़ा खुला रह गया और उसने अपनी बॉडी एक्सपोज कर दी। बस फिर क्या था,
बाकी बचे भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े और उसकी पिछली टांगों और शरीर को बुरी तरह चबाने लगे। भालू दर्द से बेहाल हो गया और उसकी आगे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत पलटा और जंगल को चीरता हुआ दुम दबाकर भागा। वो साला सच में ऐसे ही भाग गया। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरा मनोरंजन अभी पूरा भी नहीं हुआ था। मैं बस उनका पीछा करने और आगे का नाटक देखने ही वाला था कि अचानक मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया, मानो किसी ने मुझ पर कोई लकवा मारने का जादू फूंक दिया हो। मेरी नजरें उन दो भेड़ियों पर जाकर टिक गईं, जिन्हें भालू ने हवा में उड़ाया था। वे दोनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर इनमें से एक जंगली भेड़िए को ठिकाने लगा दूं, तो क्या मुझे ढेर सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या पता मैं खुद इवॉल्व होकर एक खतरनाक जंगली भेड़िया बन जाऊं। एक मंटिस से सीधे भेड़िया, इस धांसू आइडिया ने मेरे दिल में जगह बना ली। मेरे सामने जो भेड़िया पड़ा था, भालू के पंजे की मार से उसकी हालत पतली थी और उसकी हिलने डुलने की ताकत बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। ये देख मेरी आंखें चमक उठीं। अगर इतने बड़े मौके को भी मैं छोड़ देता तो खुद थू है मुझ पर। बस एक बार मुझे इसका इवोल्यूशन स्ट्रक्चर मिल जाए, फिर तो मैं सीधे भेड़िया बन जाऊंगा। और इस लालच को रोकना मेरे बस का नहीं था। मैं तुरंत पेड़ से नीचे कूदा और सीधे उस गिरे हुए भेड़िए की गर्दन पर जा उतरा। मेरा पूरा शरीर तो उसके सिर जितना भी बड़ा नहीं था, इसलिए उसने मुझे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे दोनों पैने ब्लेडों ने उसकी मोटी खाल को मक्खन की तरह चीर दिया और वहां दो गहरे जख्म बना दिए। वो जंगली भेड़िया दर्द के मारे जोर से चीखा और उसने वहीं जमीन पर लोट मार दी, जिससे मैं छिटक कर दूर जा गिरा। पर भाई, इन ब्लेडों में दम तो था। मैं अपने इन हथियारों से बेहद संतुष्ट था। अब वो भेड़िया खौफ से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा कीड़ा उसे इतनी गहरी चोट कैसे पहुंचा सकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो डरा है या नहीं। मैंने अपने ब्लेड उठाए और सीधे उस पर धावा बोल दिया। अपनी फुर्ती खोने की वजह से वो मेरे लिए एक जिंदा टारगेट बन चुका था। मैं हवा में उछल उछल कर, दौड़ दौड़ कर उस पर चारों तरफ से वार करने लगा। मुझे जहां भी मौका मिलता मैं बस चीरा लगा देता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि वार कहां लग रहा है, बस उसे जख्मी करना ही मेरा मकसद था। जब मैं उसे पूरी तरह थकाकर ढेर करने ही वाला था, तब उस शातिर ने चालाकी दिखाई और एक बड़े पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर अपने मुंह से डिफेंस करने लगा, ताकि मैं उस पर पीछे से वार न कर सकूं। बेटा, अब तू मुझे काट नहीं पाएगा, मैंने सोचा, और सच में ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि जीत पक्की है, तभी दूर से भालू की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी और उसके पीछे ही भेड़ियों के झुंड की चीखें गूंज उठीं। सत्यानाश! यह जख्मी भेड़िया भी अब जोर जोर से हॉल करने लगा था, यानी वो अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा था। एक बार अगर वो पूरा झुंड वापस आ गया तो मेरा खेल खत्म था। साले, तूने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अब मैंने और देर नहीं की। मैंने अपनी पीठ की थैली से चुपके से रानी मक्खी का वो डंक निकाला, उसे अपने मुंह में दबाया और भेड़िए की छाती में पूरे जोर से घोंप दिया। जंगली भेड़िए की आंखों में पहले तो मेरे लिए हिकारत थी। उसे लग रहा था कि उसके साथी आने वाले हैं और इस छोटे से डंक से उसका क्या बिगड़ेगा। पर अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो गई। रानी मक्खी के डंक का जहर पलक झपकते ही उसके पूरे ऊपरी शरीर में फैल गया और वो लकवाग्रस्त हो गया। उसने विरोध करने की पूरी ताकत खो दी। मैं तुरंत उसकी गर्दन के पीछे चढ़ा, अपने ब्लेड उठाए और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर हमला बोल दिया। उसका निचला शरीर अभी भी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था और वो मुझे घसीटते हुए जमीन पर गोल गोल घूमने और रगड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के सारे अंग अभी हिलकर बाहर आ जाएंगे, पर मैंने उसकी बॉडी को कसकर जकड़े रखा और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार जमीन पर कई बार कुचले जाने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई। भेड़िए का गर्म खून मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! हायर लेवल का जंगली भेड़िया मारा गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2000। डिंग! इवोल्यूशन पॉइंट्स फुल हो चुके हैं और अब नहीं बढ़ सकते। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द इवॉल्व करें। ये सुनते ही मैं वहीं बुत बनकर रह गया। भाई साहब, मेरे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूं ही बर्बाद हो गए। अब मेरे पास अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं बचा था।